अगर हमारी बातचीत करने का तरीका अच्छा हो जाए या हम कम्युनिकेशन पे ग्रिप हासिल कर लें तो हमारा रिलैप्स कभी ना हो। अब असूलन तो देखा जाए तो इन दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप तो ऐसे तो कोई बनता नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन ठीक करेंगे तो रिलैप्स नहीं होगा, नशों की तरफ नहीं जाएंगे। मतलब माइंड में पहली चीज़ क्लिक ही ये कर रही होती है ना कि दोनों जो चीज़ें दोनों टोटली ऑपोजिट हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप बातचीत ठीक करें, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप नशा नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअली में यही रीज़न है कि अगर आप अपने फैमिली के साथ टर्म्स अच्छे रखते हैं, आप अपने साथ टर्म्स अच्छे रखते हैं, आप जो अपने साथ कम्युनिकेशन करते हैं और जो दूसरों के साथ, जो फैमिली मेम्बर्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, अगर आप ये दोनों चीज़ें सीख जाएं तो आप लाइफ में कभी भी डिट्रैक नहीं हो सकते, आप लाइफ में कभी भी रिलैप्स नहीं हो सकते, आप लाइफ में कभी भी अपनी पुराने पैटर्न्स जो है आपकी बीमारी के थे उस तरफ नहीं जा सकते। सिर्फ ये चीज़ एक कर लेने से कि अगर आपको बातचीत अच्छी करने आ गई है, आपको सिचुएशंस को हैंडल करना अच्छे से आ गया है, आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया कि किस तरह से आपने कंट्रोल इन्वायरमेंट में रहते हुए या कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं भी है तो फिर किस तरह से अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको हैंडल करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपको अपने बारे में पता हो कि आपके अपने इमोशंस क्या हैं, आपका मूड क्या है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है, आपका EQ कितना है। मतलब गेट टू नो योर सेल्फ। हम बार बार ये चीज़ कह रहे होते हैं कि अपने बारे में जानें, अपने बारे में जानें, अपने आप को एजुकेट करें, अपने ही बारे में एजुकेट करें। ये चीज़ें सीखें कि ये जो मेरी जो इश्यूज़ हैं, मेरे जो मसले हैं, जो मेरे मसाइल हैं, ये कैसे हैं और ये क्यों हैं, मैं ऐसे क्यों करता हूँ। मतलब अपने आप को सीखते रहा करें कि मैंने जो फलां बात की है ये मैंने क्यों की है, इसके पीछे बेसिस क्या है। आप सब इस टर्म से फेमिलियर होंगे जो हम बात करते हैं मेटा कॉग्निशन की, सोचों की सोच, मेटा कॉग्निशन। सो कॉग्निशन मीन्स हमारी सोचें, मेटा मीन्स कि सोच की सोच, कि आप जो सोच रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर किसी को कोई मनफी सोच आई है, नेगेटिव सोच आई है कि मेरे यहाँ दिन कैसे गुजरेंगे, ये एक नेगेटिव थॉट है। अब आप ये सोचते हैं, मेटाकॉग्निशन से मुराद ये होता है कि आप ये कहते हैं कि ये जो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दिन यहाँ कैसे गुजरेंगे, ये मेरी सोच एक्चुअली में आई कहाँ से है। सो आप अपने आप को एक बर्ड्स आई व्यू के लेंस के थ्रू आप अपने आप को देख रहे होते हैं, आप एक अपने आप को बिगर पिक्चर दे रहे होते हैं, आप अपने आप से ही सवाल कर रहे होते हैं कि ये जो मेरी सोच है ये आई कहाँ से है। कोई भी नेगेटिव सोच हो सकती है। और मुझे कोई बताएं, कोई जैसे दिनों के हवाले से तो बहुत होती है, और कोई नेगेटिव सोच कि मैं पता नहीं कभी ठीक हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा। अ सैड फीलिंग, इट गिव्स यू अ सैड फीलिंग बट इट इज़ नॉट नेगेटिव। नेगेटिव से मेरा मुराद जिसका आपके ब्रेन के ऊपर अफेक्ट बुरा पड़ रहा होता है। सैडनेस का बुरा इफेक्ट ऐसे इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो जो सैडनेस आपको हो रही है डीप डाउन आपको भी पता है कि आपकी हेल्थ तो ठीक रहेगी इससे, मतलब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल डोमेन इंटैक्ट रहेगी। तो वो डीप डाउन ये चीज़ आपको पता होती है और अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन आपको ये रिमाइंड कराना शुरू कर देता है कि येस, नशा तो मैं दोबारा नहीं कर सकता, मैं अपनी ड्रग ऑफ चॉइस तो दोबारा नहीं कर सकता, बट एक्चुअली ये मेरे लिए ही बेहतर है, ये मेरे लिए ही अच्छा है एक तरह से कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता आगे। तो आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाता है। टॉक्सिक शेम का कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और टॉक्सिक शेम ऐसी है कि ये डीप रूटेड होती है हमारे कल्चर्स में, हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे ब्रॉटअप्स में, और बचपन से ही हमारे अंदर ये शेम का कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम एज करते हैं, ये शेम हमारी ओर से और बढ़ती चले जाती है। तो वो जो आपकी रिलक्टेंस थी, दैट वाज एक्चुअली टॉक्सिक शेम। लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, मेरे बारे में क्या जजमेंट्स लगाएंगे, क्या ऐसा मेरे बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि मेरी लाइफ इतनी बुरी है, मैंने अपने घर वालों के साथ इतने मसले किए हुए हैं, मैंने इतनी डिज़ास्टर्स लाइफ गुजारी हुई है। तो ये सारी जो ये सोचें हमारे अंदर इंड्यूस की जाती हैं। अब ये सोचें हमारे अंदर अभी से इंड्यूस नहीं की जा रही होती, ये बचपन से डेवलप होना शुरू होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर पेरेंट्स जब बच्चों को ये कहते हैं कि तुमने अपने कज़न से ज़्यादा नंबर लेने हैं, अगर तुमने उससे ज़्यादा नंबर लिए तो तुम्हें मैं ये चीज़ दिला दूंगा या ये चीज़ कर दूंगा, ये हमारे अंदर टॉक्सिक शेम को इंड्यूस करती है चीज़। मतलब जब हम कंपैरिजन्स करना शुरू कर देते हैं, जब हम एक इंसान को दूसरे इंसान से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, कंपटीशन हमारे अंदर कहीं ना कहीं टॉक्सिक शेम को भी डेवलप करता है, अगर तो वो नेगेटिव कंपटीशन है। कंपटीशन से मेरा मुराद के एक रेस में आप पड़ जाते हो, आपको होता है कि मैंने उससे बढ़कर होना है। जैसे आप किसी स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, आप बाकियों को देखते हैं, उनका स्टैंडर्ड डिफरेंट है, आपका स्टैंडर्ड डिफरेंट है,
इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट आपके अंदर आना शुरू होता है, ये हमारे अंदर टॉक्सिक शेम डेवलप करता है। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तो समझते हैं ना आप सब, कि जब आपको अपना आप ही बुरा लगना फील होना शुरू हो जाता है, आपको ऐसा फील होता है कि मैं कमतर हूँ और अगला बंदा मुझसे ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड है, उसका मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं, अगर उसने अच्छे जूते पहने हुए हैं तो मेरे जूते ठीक नहीं हैं, तो आप इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, आप अपने आप को कमतर समझना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ हमारे अंदर शेम इंड्यूस करती है। अब शेम जो अब हमारे अंदर जब शेम आ जाती है, एक टॉक्सिक शेम डेवलप होना शुरू हो जाती है, ये अपने साथ बहुत सारे और ट्रेट्स लेकर आती है। कोडिपेंडेंसी में एक ऐसी बीमारी है जिससे कह देना कि रोगी हो जाना, एक अगले बंदे के ऊपर रोगी हो जाना। रिलेशनशिप एडिक्शन इज़ बेसिकली कोडिपेंडेंसी, कि आपको अगले बंदे की रिलेशनशिप की, उस रिश्ते की एडिक्शन हो जाती है, आपका गुजारा नहीं हो पाता, आप इतना सवेरली इन डेप्थ उस बंदे के उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यू हेट दैट पर्सन बट ऑल्सो यू लव दैट पर्सन। तो एक लव हेट रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, दैट इज़ कोडिपेंडेंसी, कि अब आपका उसमें से निकलना मुश्किल हो रहा होता है, आपको कोई वे आउट नहीं समझ में आ रहा होता है कि मैं किस तरह से बाहर निकलूं। आप निकलना चाह भी रहे होते हैं और आप नहीं भी निकलना चाह रहे होते हैं। पेशेंट्स को इस तरह से हेल्प हो रही होती है बिकॉज उन्हें एजुकेशन जो दी जा रही होती है ना, वो पेरेंट्स के हवाले से दी जा रही होती है। और ये ऐसा नहीं होता कि पेशेंट्स को डिपेंडेंट नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पेशेंट्स भी को डिपेंडेंट होते हैं अपने फैमिली के ऊपर, जहाँ फैमिली की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, फैमिली एज़ कम्पेयर टू पेशेंट्स बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट होती है, लेकिन पेशेंट्स भी होते हैं। फैसिलिटेटिंग रोल तो ऐसे नहीं प्ले करें, बट दे शुड नो कि अच्छा ये एक बीमारी है। जैसे जब पेरेंट्स जब इनेबलिंग करते हैं तो आप लोग नहीं रोकते उनको, तो अगर आपको कोडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप उनको रोकें। ऐसा ही है, कोडिपेंडेंसी में ही आकर एक इंसान इनेबलिंग करता है ना, कि नहीं खाना बेड पे लाकर दे दिया, उनके काम उनके कहने से पहले कर दिए, सारी जिम्मेदारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेना शुरू कर दी, जो काम उनके करने वाले थे वो काम खुद करना शुरू कर दिए। तो दिस इज़ कोडिपेंडेंसी। अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ सिखाई जा रही होती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास राइट है उनको कहने का कि ये जो आपका बिहेवियर है ये ठीक नहीं है, मतलब इनेबलिंग करना। इतनी एजुकेशन के बावजूद, इतना समझाने के बावजूद, टाइम एंड अगेन इस चीज़ के ऊपर बात करने के बावजूद पेशेंट्स नहीं कहते, बिकॉज दे लाइक इनेबलिंग। उन्हें तो किसको पसंद नहीं होगा कि उसको बेड पे खाना ला कर दिया जाए, किसको पसंद नहीं होगा कि वो बस पूरा दिन बैठे रहे और उसकी जिम्मेदारियाँ कोई और पूरा करे। एवरीवन लाइक्स इट। तो ये चीज़ है, लेकिन इससे हमने निकलना है बाहर कि ये जो आपका बिहेवियर है दिस इज़ नॉट राइट, मतलब यू शुड गेट आउट ऑफ इट। इस चीज़ से बाहर निकलें, इस चीज़ से सीखेंगे, हमने इनेबलिंग नहीं करनी है। इसी तरह और भी बहुत सारे फैमिलीज़ के पैटर्न्स होते हैं और भी बहुत तरीके से फैमिली गलतियाँ कर रही होती है। तो उस टाइम पे यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे होते हैं फैमिलीज़ और पेशेंट्स दोनों के साथ, तो इसका मकसद यही होता है कि दोनों के पास एजुकेशन इक्वल लेवल की हो, पेरेंट्स को भी पता हो और पेशेंट्स को भी पता हो। तो हम बात परफेक्शनिज्म की कर रहे थे कि कोडिपेंडेंसी में परफेक्शनिज्म आ जाती है। अब मतलब इतना परफेक्ट हो जाना कि आप एक स्टेट ऑफ पैरालिसिस में चले जाते हैं, आपको एक एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। अब मैं ये चीज़ करी थी कि ये जो हमारा पैटर्न होता है कि हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, स्पेशली फैमिलीज़ का, ये इसके पीछे जो रीज़न होती है वो शेम होती है। शेम इस तरह से आती है कि पीछे हमें शेम होती है कि मेरे बच्चे ने नशा शुरू कर दिया, या मेरा बच्चा नशों में पड़ गया, या मेरे बच्चे को एक नफसियाती बीमारी है। ये असल बात ये होती है, असल इशू ये होता है। और इसकी वजह से फैमिलीज़ इतनी शेम में चले जाती हैं और फैमिलीज़ अपने आप को एक बहुत परफेक्ट पिक्चर देना शुरू कर देती हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में जहाँ नशे की बीमारी है, जहाँ कोई नफसियाती बीमारी है, वहाँ पे फैमिलीज़ ने अपना बिहेवियर बड़ा अच्छा रखा होता है, अपना रहन सहन बहुत अच्छा रखा होता है, सो दैट कल को कोई एक्सटर्नल बंदा आए तो उन्हें ये चीज़ पता ना लग सके कि यहाँ पे कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है। ये बात क्लियर हुई मेरी? ये बात मैं समझा पाई कि एक इतनी परफेक्ट पिक्चर क्रिएट कर देना, कॉम्पनसेट करें, इसके पीछे जो मेन बेसिक रीज़न है दैट इज़ शेम, दैट इज़ टॉक्सिक शेम। वो शेम से बाहर नहीं निकल पा रहे, वो उस शर्मिंदगी से बाहर नहीं निकल पा रहे कि हमारे फैमिली में एडिक्शन की प्रॉब्लम आ गई है, या हमारी फैमिली में कुछ साइकोलॉजिकल डिजीज़ आ गई है। इससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट पिक्चर देते शुरू कर देते हैं। दे वॉन्ट एवरीथिंग। होता भी ये है कि फैमिलीज़ एक्चुअली में अपने लव्ड वन को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, बहुत कोशिशें करती हैं उसको समझा कर, डांट कर, प्यार से बताकर, हर तरीके से अपनी कोशिश करके देख ली कि मेरा लव्ड वन किसी तरीके से मान जाए और वो नशा छोड़ दे। फैमिलीज़ अपने हर हरबे इस्तेमाल कर लेती हैं बट वो काम नहीं हो रहे होते।
वो काम चल नहीं रहा होता, वो मसला हल हो नहीं रहा होता। एट दी एंड होता ये कि फैमिलीज़ अपने उन पेशेंट के उस रवैये को रोकने के लिए, उसको छुपाने के लिए अपने आप को या अपने इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग्स हैं उनको परफेक्ट बना लेती हैं। घर का माहौल बहुत एकदम फिट हो, एकदम सही हो, अपना रहन सहन, अपना गेटअप, कोई मेहमान आ जाए, कोई एक्सटर्नल गेस्ट आ जाए तो उसको पता ना चल सके कि हम यहाँ पे कोई बीमारी है। जैसे अक्सर अगर आपने किसी के घर प्रपोजल लेकर जाना हो तो आप अपनी बहुत अच्छी पिक्चर देते हैं, आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस होती हैं आप उनको हाइड आउट करते हैं, उनको छुपाते हैं, क्योंकि पीछे शेम होती है, इसके पीछे भी शेम होती है, बिकॉज आप अपना एक्चुअल सेल्फ, अपनी एक्चुअल रियलिटी को शो नहीं करने दे रहे होते। आप एक शेम का आपने एक लिबादा ओढ़ा होता है कि मैं कैसे चीज़ फेस करूं, कि मेरे लव्ड वन को एडिक्शन है, मैं कैसे ये चीज़ फेस कर लूं, मैं कैसे लोगों को बताऊं। जो ये अभी हमने बात की कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा स्टिग्मा हम अपने आप को ये देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर लोगों को पता लग गया तो वो क्या कहेंगे। इसी डर से, इसके पीछे फियर भी होता है। एक चीज़ शेम होती है परफेक्शनिज्म के पीछे, सेकंड चीज़ फियर होती है। इसी शेम और इसी डर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, हम अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक्चुअली हो ये रहा होता है कि हम वो बीमारी तो नहीं रोक रहे हैं, हम एडिक्शन से बाहर तो निकल पा नहीं रहे इसके लिए, लेकिन हमने एक मास्क बना लिया है, अपने ऊपर एक मास्क चढ़ा लिया है। ये चीज़ क्लियर है कि फैमिलीज़ अपने ऊपर एक मास्क बना लेती हैं, एक मास्क चढ़ा लेती हैं इस चीज़ का कि एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सो दे स्टार्ट, वो बहुत उन्हें पसंद आ जाता है डिल्यूजन्स में रहना, वो इल्यूजन्स में रहना उन्हें पसंद आ जाता है, वो एक धोखे में रहना उनके लिए एक नॉर्मल स्टेट बन जाती है। धोखा पीछे क्या होता है कि लव्ड वन को एडिक्शन है, या वो नशे की बीमारी में है, ये धोखा है, या वो किसी नफ्सियाती बीमारी में या किसी इशू में है, किसी मसले में है, और इसी धोखे में वो रहना नहीं चाह रही होती, और इसी के पीछे, इसी की वजह से वो अपने घर का माहौल टोटली 180 डिग्रीज चेंज कर लेती हैं, टोटली चेंज कर लेती हैं। अपने आप वो किसी को सेंस नहीं हो पा रहा होता कि अच्छा यहाँ पे कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे कोई इशू एग्जिस्ट करता है, किसी को नहीं पता चल रहा होता। तो इसके पीछे शेम होती है। सो कोडिपेंडेंसी हमें ये कहती है कि हमने इस चीज़ से बाहर निकलना है। इसका एंटीडोट ये है कि ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस इज़ द एंटीडोट फॉर इट, कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें, कि जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करें। सबसे बड़ा मसला आपने देखा ही होगा कि इतने स्टीरियोटाइप्स होते हैं, इतने टैबूज होते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी नफ्सियाती बीमारियों को एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने अक्सर ये चीज़ बहुत देखी है कि ये जो यंग पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों के में बहुत आजकल हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर कोई उन्हें कह दे कि इसका ज़रा इलाज कराओ या ऐसे कोई दवाई दो, तो पेरेंट्स बहुत जल्दी माइंड कर जाते हैं कि ऐसे कैसे कि मेरे बच्चे को ये कह दिया कि इससे कोई मसला है, होता कौन है या ये होती कौन है ऐसे कहने वाली। और यही चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। इसके पीछे भी, हमारे इस जुमले के पीछे भी टॉक्सिक शेम होती है कि हमें अंदर ही अंदर पता तो होता है कि कोई मसला तो एग्जिस्ट करता है, बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम डिनाइल में रहना पसंद कर रहे होते हैं, हमें अच्छा लग रहा होता है कि हम डिल्यूजन में रहें, हम किसी इल्यूजन में रहें, और हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये इस चीज़ का एंटीडोट ये है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। सो ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस इज़ द मेन एंटीडोट फॉर इट, कि जितना जल्दी आप अपनी मिस्टेक्स को, जितना जल्दी आप अपने टैबूज़ को, अपने स्टीरियोटाइप्स को, अपनी गलतियों को, अपने इश्यूज़ को एक्सेप्ट करेंगे, उतना जल्दी आप ग्रो करेंगे एज अ फैमिली मेम्बर, उतना जल्दी आपके अंदर बेहतरी आएगी। कि जब एक इंसान अपनी खामियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, जो उसके अंदर खामियां हैं उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है बजाय उनको छुपाने के, वहाँ से असल ग्रोथ शुरू होती है, वहाँ से असल इम्प्रूवमेंट शुरू होती है, वहाँ से असल चेंज आना शुरू होता है। कि जब हम अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको मान लेते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये वीकनेस है, ख़तरे में, नशे से सारी ज़िंदगी परहेज़ है तो ज़िंदगी ठीक है, जिस दिन वो परहेज़ ख़त्म हुई उस दिन ज़िंदगी आपकी ख़तरे में है। जिस तरह एक डायबिटिक की ज़िंदगी ख़तरे में आ जाती है जब वो मीठा खा लेता है, इसी तरह नशे की मरीज़ की ज़िंदगी भी उसमें आ जाती है, ख़तरे में आ जाती है लाइफ टाइम। इसलिए तो इसको कहते हैं कि इट्स अ लाइफ टाइम डिजीज़। ये जितनी भी साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, जितनी भी नफ्सियाती बीमारियाँ होती हैं, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, ये सारी लाइफ टाइम डिजीज़ होती हैं। हमने एज अ फैमिली एंड एज अ पेशेंट इनके साथ लर्न करना है कि हमने इन डिजीज़ को मैनेज कैसे करना है, हमने सारी ज़िंदगी इस बीमारी के साथ रहना कैसे है,
हम अपना मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि हम ये चीज़ सीख सकें कि हमने अपनी इस बीमारी के साथ किस तरह से रहना है, आगे की लाइफ किस तरह से कंटिन्यू करनी है, किस तरह से गुजारनी है। ये मैनेजमेंट हम सीख सकते हैं। इलाज के शुरू के हिस्से में फैमिलीज़ यहाँ आती हैं और फैमिलीज़ का सबसे पहला सवाल ये होता है कि ये ठीक तो हो जाएगा, कितने दिन लगेंगे इसको पूरा ठीक होने में। सो दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि हम 3 महीनों में, इन 100 दिनों में उनके लव्ड वन को, जो वो 15-20 साल से नशे कर रहे हैं, किसी बीमारी में है, उनको हम इस 3 महीने में बिल्कुल परफेक्ट करके भेज देंगे। ऐसा नहीं होता। ये चीज़ हम मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, क्योंकि जितनी भी साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, जितनी भी नफ्सियाती बीमारियां होती हैं, ये लाइफ टाइम के लिए होती हैं। इसको हम मैनेज करना सीख सकते हैं, इसके साथ हम रहना सीख सकते हैं। हमें एज अ प्रोफेशन ये बहुत चैलेंज आता है कि जब हम फैमिलीज़ को ये कन्फ्रंट कर रहे होते हैं कि ये एक लाइफ टाइम डिजीज़ है, और फैमिलीज़ अक्सर औक़ात बहुत होपलेस भी हो जाती हैं, बहुत नाउमीदी में चले जाती हैं कि अच्छा ये तो सारी ज़िंदगी का है, हमें तो लगा था ये ठीक हो जाएगा, हमें तो लगा था हम इसको इलाज में ले आएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो सारी ज़िंदगी की बीमारी है। तो इस चीज़ की हमने एक्सेप्टेंस लेकर आनी है अपने अंदर कि जो बीमारी अगर आ गई है तो अब उसको मैनेज कैसे करना है। देखें, बीमारियां ठीक ही लाइफस्टाइल को चेंज करने से होती हैं। तो जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, एट दी एंड फ़ायदा तो आप ही को हो रहा होता है। आपने अपनी रूटीन सेट कर ली, आपने अपने सोने जागने की रूटीन मेंटेन कर ली, आपने अपनी डाइट अच्छी कर ली, आपने अपनी रूटीन में वॉक एंड एक्सरसाइज ऐड कर लिया, लाइक आपने एक प्रॉपर अपनी रूटीन सेट कर दी। तो जब आपने अपनी एक प्रॉपर रूटीन सेट कर दी है और ये डिमांड है आपकी बीमारी को मैनेज करने के लिए, तो एट द एंड इसे फ़ायदा तो आप ही को हो रहा है, इसे ग्रो आप ही कर रहे हैं, इसे मेंटली स्टेबल आप ही हो रहे हैं। तो जब फैमिलीज़ को ये चीज़ बताई जा रही होती है कि इट्स अ लाइफ टाइम डिजीज़, तो थोड़ा सा उन्हें बुरा भी लगता है, थोड़ा सा वो हर्ट भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ एडमिट कर लेनी चाहिए कि इससे फ़ायदा उन्हीं को होगा जब वो अपना पूरा लाइफस्टाइल बदलेंगी, अपने रहन सहन का अंदाज़ ही बदल लेंगी, द वे दे आर लिविंग देयर लाइफ। पहले जैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे थे और अब इलाज में आ जाने के बाद जिस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है वो चीज़ चेंज हो गई है। उसको आपने सीख लिया कि किस तरह से आपने मेंटेन करना है, आपने एक सोब्राइटी की लाइफ में किस तरह से रहना है, क्या क्या उसके लिए तरीके हैं, क्या क्या उसके लिए ट्रिक्स हैं जो आपने करने हैं। वो जब आप सीख लेते हैं उससे फिर बेहतरी आती है, उससे फिर आप एक अच्छी लाइफ की तरफ आते हैं और फिर आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। तो हम शेम की जो बात कर रहे थे कि किस तरह से शेम हमारे अपने ही रवैयों को, हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारे एटीट्यूड्स को, हमारे एक्शंस को टोटली चेंज कर देती है। और शेम ही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमें इलाज के अंदर एंटर होने से रोकती है। इस बात से एग्री करेंगे आप मेरी कि शेम ही वो चीज़ होती है कि कैसे हम जाके अस्पतालों के चक्कर लगाएं और वहाँ जाके ये बताएं कि हमारा बच्चा नशा करता है, और क्या इज़्ज़त रह जाएगी हमारी जब हम लोगों को ये बताएंगे। और ये सारे जुमले, ये सारे सेंटेंसेस हम अपने बच्चों को भी कह ही रहे होते हैं, मतलब हमने उनको सब कुछ कहकर देख लिया होता है लेकिन फ़र्क फिर भी पड़ नहीं रहा होता। एट दी एंड आउट ऑफ होपलेसनेस, नाउमीदी जब हो जाती है, जब कोई हल नज़र नहीं आ रहा होता, तब हमें हल इलाज का नज़र आता है। हम ये कहते हैं कि सबसे पहला हल इलाज का नज़र आना चाहिए कि जब एक बीमारी आ गई है, जब आपको पता लग गया है कि अच्छा एक नशा एक इंसान ने शुरू कर दिया इस्तेमाल करना, तो वहीं से फिर हम, बहुत सारी फैमिलीज़ होती भी हैं ऐसी जो ले आती हैं फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो पेशेंट्स को फ़ौरन ही इलाज में ले आती हैं और वो बड़ा अच्छा करती है और हम इस चीज़ को बड़ा उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि आपने बड़ा अच्छा किया इस चीज़ को एडमिट करके। तो हम इस चीज़ के ऊपर जो शेम जो है, इससे निकलना बड़ा अहम है। जब तक हम इसे बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम इसे लर्न नहीं करेंगे किस तरह से हम अपनी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, तो हम ग्रो नहीं कर सकते। सेकेंड जो चीज़ होती है, फियर से ऑपरेट जब हम कर रहे होते हैं इस परफेक्शनिज्म में आने से पहले, पीछे हमारा डर होता है, पीछे हमारा खौफ होता है, वही बात कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि मैं इस बीमारी में पड़ गया हूँ, लोग क्या सोचेंगे कि मैं तीसरी दफ़ा रिहैब में आया हूँ, और लोग क्या सोचेंगे कि मैं दोबारा उन लोगों को जाके कैसे फेस करूँगा। ये जो हमारी एक सेंटेंस होता है, ये जो फ़िक्रा है कि लोग क्या कहेंगे, और इसके पीछे जो डर है, जो हमारा खौफ है, वो हमें एक्चुअली रोक रहा होता है ट्रीटमेंट के आगे कंटिन्यू करने से। वो एक्चुअली हमें रोक रहा होता है कि हम अपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हमारे में क्या गलतियाँ हैं, क्या खामियाँ। तो वो जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम अपनी वीकनेसेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें, अगर हम अपनी खामियों को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मेरे में ये खामी है,
मेरे में ये गलती है, मेरे में ये मिस्टेक है, तो वहीं से हमारा पहला स्टेप शुरू हो जाता है ग्रोथ की तरफ। मगर हम ये मान लें कि मेरे अंदर ये खामी है कि मेरे बात बात पे गुस्सा आ जाता है, ये मेरी खामी है। जब आप इस खामी को, जब आप इस वीकनेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आप मेजर्स लेते हैं, आप स्टेप लेते हैं कि किस तरह से आपने इस खामी को दूर करना है। सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि आपने एंगर मैनेजमेंट स्किल सीखने हैं, आपने ऐसे स्किल सीखने हैं जिससे आप अपने गुस्से के ऊपर काबू पा सकें। क्योंकि जब जब आप किसी से बातचीत करते हैं तब तब आप गुस्से में आ जाते हैं, तब तब माहौल भी ख़राब होता है, तब तब चीज़ें भी ख़राब होती हैं, रिलेशनशिप्स भी ख़राब होते हैं। तो क्यों ना इसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन अक्सर लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने इस गुस्से की हैबिट को एबनॉर्मल नहीं समझते, वो कोई खामी नहीं समझते, वो कोई मसला नहीं समझते, वो ये नहीं समझते कि इसमें कोई इशू है। बस उनके पास जस्टिफिकेशन होती है कि हाँ बस आ गया गुस्सा, मुझसे बात ही ऐसे की, मुझे गुस्सा चढ़ाया गया, मुझसे टोन ऊपर की गई, मुझसे गुस्से से बात की गई या मुझे धमकी दी गई, तो मेरा गुस्सा करना बनता था। लेकिन गुस्से की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन, कि हम कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैंने फ़लाँ इस वजह से गुस्सा किया या मैंने इस वजह से गुस्सा किया। इसको हम जस्टिफिकेशंस में नहीं ला सकते। हम ये नहीं कह सकते कि उसकी आवाज़ ऊंची हुई तो मैंने गुस्सा किया और मैंने बस अपना गुस्सा निकाल दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। तो इस पे ये चीज़ों में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम सीख लेते हैं कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं, जैसे यहाँ पे टाइम एंड अगेन कम्युनिकेशन के ऊपर बातचीत चल रही होती है, आपको सिखाया जा रहा होता है कि कम्युनिकेशन से कैसे ठीक निकलना है, और इस चीज़ को आपको एक स्पेस भी दी जा रही होती है, एक वर्ड्स भी दिया जा रहा होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी मीटिंग्स के दौरान प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब आप इस चीज़ को एडमिट कर लेते हैं कि मेरी ये एक वीकनेस है, मेरी ये एक खामी है, एंड आप उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके रवैये, आपके बिहेवियर्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आप उन चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं कि मेरे में ये ख़राबी है और ये खामी, ये मसला है और ये अच्छाई है। तो वाई नॉट कि आप गूगल की हेल्प ले लें, कि आप सिर्फ ये लिख दें कि मैं आई एम वेरी इनकन्सिस्टेंट, व्हाट शुड आई डू, व्हाट कैन आई डू टू गेट ओवर दिस स्किल या टू गेट ओवर दिस वीकनेस। आपको एक मिलियंस ऑफ आंसर्स उस चीज़ से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो ये चीज़ है कि अगर हम अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट कर लें, अपनी वीकनेसेस को मान लें, उनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें, तो हम बहुत जल्दी इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ पीपल प्लीजिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन होता है कोडिपेंडेंसी में। जब हम कोडिपेंडेंट होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है, जब हम रोगीपन में होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर किसी को खुश रखें, ख़ास तौर पे जो हमारा लव्ड वन है वो हमसे बहुत खुश रहे, वो हमसे बहुत मुतमईन रहे, हमसे बहुत सेटिस्फाइड रहे। हम थर्सडेज़ के ग्रुप में हम कोडिपेंडेंसी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये जो कोडिपेंडेंसी की बीमारी है एक एडिक्ट की लाइफ में या एक किसी ऐसे पेशेंट की लाइफ में उसकी फैमिली को अफेक्ट कर रही होती है और कहीं ना कहीं पेशेंट को भी अफेक्ट कर रही होती है। तो उसमें जो एक वार्निंग साइन है, वन ऑफ द सिम्टम्स है ऑफ कोडिपेंडेंट पर्सन, दैट इज़ पीपल प्लीजिंग, कि हम लोगों को खुश करने की तरफ आ जाते हैं। हम डोर मैट का कॉन्सेप्ट समझते हैं आप सब, कि हम एक डोर मैट सा बन जाते हैं, हम हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं, ख़ास तौर पे जो हम लव्ड वन होता है हमारा। हमारी कोशिश ये होती है कि बस हमने इसके लिए अवेलेबल रहना है, और अगर वो कोई बुरी बात भी करता है तो भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये कहें कि नहीं, आपने कुछ बात नहीं गलत नहीं की, आप ये बात ठीक कह रहे हैं। मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि उसे किसी तरीके से बुरा ना लगे, वो बुरा ना मान जाए, उसे गुस्सा ना आ जाए, वो माइंड ना कर जाए, वो नाराज़ ना हो जाए, वो खफा ना हो जाए, और हम इसी कोशिश में लगे रहते हैं। और या इसी कोशिश में लगे रहने की वजह से हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपने आप को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, हमें अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो भूल जाती है, हम अपने आप को पहचानना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा सारा फोकस, हमारा सारा ध्यान उस लव्ड वन के ऊपर होता है कि उसको मैंने किसी ना किसी तरीके से खुश रखना है, हैप्पी रखना है, मुतमईन रखना है, मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए, कोई ऐसी खामी ना हो जाए जिससे वो नाराज़ हो जाए। तो ये कोडिपेंडेंसी जो बीमारी है उसमें ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। तो अगर वो कोई गलत बात भी कर रहा होगा तो हम उसको भी जस्टिफाई कर रहे होते हैं, हम उस बात में भी उसका साथ दे रहे होते हैं कि नहीं आप ये ठीक बात कर रहे हैं। दिस इज़ कोडिपेंडेंसी। और ये पीपल प्लीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इसी में आता है। तो इस चीज़ से हमने बाहर निकलना है कि जब कोई इंसान
गलत बाकी बात कर पेशेंट्स रहे के हैं लिए तो आपके पास पूरा पूरा राइट है कि आप उनको बता सकें कि ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है। लाइक यू हैव ऑल द राइट एंड यू कैन से इट, बट आउट ऑफ कोडिपेंडेंसी, जब हम कोडिपेंडेंट होते हैं, हम इस रिलेशनशिप एडिक्शन में होते हैं, तो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। वो लो सेल्फ इस्टीम की वजह से ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता ही नहीं है कि हम ये कन्फ्रंट कर सकें या ख़ुद को ये बता सकें कि हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक है एक्चुअली। लेकिन जब ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाए तो फिर हम इस पीपल प्लीजिंग के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अक्सर औकात फैमिलीज़ बात जो कर रही होती हैं अपने पेशेंट से वो बिल्कुल ठीक बात कर रही होती हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं होती है। वो यही कह रही होती हैं कि नशा छोड़ दें, इस ज़िंदगी को छोड़ दें, इससे बाहर निकल आएँ, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करें, टाइम पे सोया करें, टाइम पे जागा करें, अपनी डाइट ठीक करें। ये सारी वो बातें हैं जो फैमिलीज़ कर रही होती हैं। लेकिन होता ये है कि फैमिलीज़ डरती हैं ये सब कहने से। उनके अंदर एक डर होता है, एक खौफ होता है कि हम ये बात कैसे कर दें, अब वो बुरा ना मान जाए कहीं। अगर मैंने उसको ये कह दिया कि रात को सुबह आप लेट उठे हो, तो वो तो गुस्सा कर जाएगा, और गुस्सा करना पेशेंट का पैटर्न होता है। ये पैटर्न उनको फैमिलीज़ ने ही इस चीज़ की इजाज़त दी होती है। फैमिलीज़ ने ही इस चीज़ की इजाज़त दी होती है कि आप हम पे गुस्सा कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है कि फैमिलीज़ ही उनको परमिशन दे रही होती हैं अनकॉन्शियसली या इनडायरेक्टली। फैमिलीज़ ही अलाउ कर रही होती हैं कि आप हम पे गुस्सा कर सकते हैं, बिकॉज हम आपका गुस्सा पी लेंगे। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।